हेलो दोस्तों, एसएससी जेईई का फॉर्म निकल चुका है 2020 के लिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम है, 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप एक अच्छे से प्रिपरेशन इसके लिए कर सकते हैं अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। और दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो वहां पर हर ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचेज के क्वेश्चन हम अपडेट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। क्विजेस भी हम वहां पर डालने वाले हैं कुछ। तो इसके अलावा जो भी नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, वो आपको वहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, फर्स्ट लॉ जो है वो किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए किया था। तो इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम के लिए करने वाले हैं। तो क्या होता है कि ओपन सिस्टम, अगर बात करें ओपन सिस्टम में, हमने बोला है क्या कि मास एंट्री भी करता है और मास एग्जिट भी करता है इस केस में, यानी मास सिस्टम के अंदर आएगा और मास सिस्टम के बाहर भी जाएगा। अब होता क्या है कि एक लॉ है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एंट्री है और ये आपकी एग्जिट है इस सिस्टम का, और ये आपका सिस्टम है। यहां से मास क्या है, मास m1 एंटर कर सकता है। मैं m1 डॉट लगा देता हूं और m2 डॉट। m1 डॉट का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितना मास एंटर कर रहा है, और पर यूनिट टाइम में कितना मास लीव कर रहा है सिस्टम को। देखिए, सिस्टम में कुछ मास एंटर कर रहा है, कुछ लीव कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ मास क्या होगा, कुछ मास इसके अंदर एक्युमुलेट भी होगा। मान लेते हैं डेल्टा एम, पर यूनिट टाइम में जो मास एक्युमुलेट हो रहा है वो डेल्टा एम बाई dt हो रहा है। ठीक है, तो यार लिख देते हैं डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। तो ये मास आपका क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि रेट ऑफ मास एंटरिंग माइनस रेट ऑफ मास लीविंग, यानी दैट इज m1 डॉट माइनस m2 डॉट इज इक्वल टू डेल्टा m बाई डेल्टा टी। जितना मास एंटर कर रहा है उसमें से अगर बाहर जाने वाला मास घटा देंगे तो रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मास यहां पर आ जाएगा कि हर मिनट में या हर सेकंड में कितना मास आपका इसमें इकट्ठा हो रहा है। अगर क्या हो जाएगा, m2 ज्यादा हो जाए m1 से, तो यहां पर मास घटेगा, और अगर m1 m2 से ज्यादा है तो क्या होगा, मास यहां पर बढ़ेगा पर यूनिट टाइम में। अब क्या होगा अगर रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मास हम 0 कर दें, यानी कि मास यहां पर जितना है वो फिक्स हो जाए, यानी ये पूरा भर गया है, मान लीजिए कंप्लीट फिलअप हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मुझे और मास एंट्री करवाना है तो पहले वाले मास को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, यानी कि उस केस में जो रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 डॉट किसके बराबर हो जाएगा, m2 डॉट। रेट ऑफ मास एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ मास लीविंग द सिस्टम। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो फ्लो है वो क्या है, स्टेडी फ्लो है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। इसी तरीके से क्या है आपका सिस्टम में एनर्जी के लिए भी सेम केस है। तो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो वो कैसे हम डील करेंगे, देखिए। अब बात करते हैं
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये आपका सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या है आपका, मास m1 डॉट इज एंटरिंग, m1 m2 डॉट इज लिविंग। ठीक है, अब हमने कहा स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो होगा तो मास जितना एंटर करेगा मास उतना ही लीव भी करेगा, मास जितना एंटर करेगा उतना लीव करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, रेट ऑफ मास सॉरी रेट ऑफ एनर्जी एंटरिंग, रेट ऑफ एनर्जी लिविंग इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। एनर्जी जो आ रही है, एनर्जी जो बाहर जा रही है, ये रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है। अब स्टोर कैसे होगी, मास के साथ, परमिट मास के साथ। तो इसमें मास जैसे स्टेडी फ्लो की हमने बात की, तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो स्टोरेज में है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी एंटर करेगी उतनी ही आपकी एनर्जी लीव करेगी। किस केस में, स्टेडी फ्लो के केस में आपका। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देखिए E1 डॉट, तो सबसे पहले ये एनर्जी एंटरिंग है, ये एनर्जी लीविंग है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एंटरिंग एनर्जी कौन कौन सी है हमारे पास। जैसा हमने बताया था कि एनर्जी एंटरिंग की बात करें तो एक पार्टिकल है, कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल जो एंटर करेगा इस सिस्टम के अंदर, उसके पास क्या होगा, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे ही वो लीव करेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आपकी एक पार्टिकल पर यूनिट मास के लिए आप बोल सकते हैं, ये एनर्जी एंटर कर रही है, वो एनर्जी लीव कर रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर m डॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टोटल एनर्जी एंटर कर रही है, और ये एनर्जी क्या हो रही है आपकी, लीव कर रही है सिस्टम को। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका मान लीजिए हम सिस्टम में हीट जो है ट्रांसफर कर रहे हैं इस रेट से, और सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है डेल्टा डब्ल्यू बाई dt रेट से। तो अब क्या हो गया है, ये एनर्जी एंटरिंग हो गई है, ये एनर्जी लिविंग हो गई है। ठीक है, ये एनर्जी जो इसको लीव करके जा रही है। अब एंट्री पे एक और चीज देखने वाली है, यहां पर फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो डेफिनेटली एंट्री पे क्या होगा, पर यूनिट मास के लिए फ्लो वर्क होगा P1 और V1। अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे m डॉट से तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लो वर्क एट एंट्री। ऐसे ही एग्जिट पे भी क्या हो जाएगा, m डॉट P2 V2, दिस इज योर फ्लो वर्क एट द एग्जिट। तो ये हमारी सारी एनर्जीज हैं जो इस सिस्टम के अंदर क्या हो रही है, एंटर कर रही हैं और एग्जिट कर रही है। तो एनर्जी एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी लिविंग। एंटरिंग एनर्जी कौन कौन सी हो गई है उनको एक साथ लिख देते हैं। m डॉट है, m डॉट में ये सारी एनर्जी हम लिख देते हैं, U1 प्लस सॉरी P1 V1 प्लस U1 प्लस Ke1 प्लस P1 प्लस डेल्टा क्यू बाई dt बराबर है आपका एग्जिट में है डेल्टा डब्ल्यू बाई dt प्लस m डॉट इंटू P2 V2 प्लस U2 प्लस Ke2 प्लस Pe2।
पोटेंशियल एनर्जी। तो सबको इकट्ठा कर देते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाई डी टी बराबर हो गया एम डॉट। एम डॉट में क्या आ जाएगा, देखिए U प्लस पीवी आपका हो गया H1 और U2 प्लस P2V2 हो गया आपका H2। तो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, M डॉट में आ जाएगा H2 माइनस H1। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा Ke2 माइनस Ke1, Pe2 माइनस Pe1। और m डॉट को आप क्या लिख सकते हैं, m डॉट को हम यहां पर लिख सकते हैं dm बाई dt। तो ये आपकी है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन टाइम रेट बेसिस, जिसमें क्या है हम पर यूनिट टाइम कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं एनर्जीज का। ठीक है, तो ये आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है टाइम रेट बेसिस पर। अगर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई dm बाई dt, तो क्या होगा dt से dt कटेगा तो डेल क्यू बाई dm माइनस डेल w बाई dm बराबर H2 माइनस H1 है। अगर इसको dH लिख देते हैं, इसको H2 माइनस H1 रहने दीजिए, इसको Ke2 माइनस Ke1 रहने दीजिए, Pe2 माइनस Pe1 रहने दीजिए, और ये पर यूनिट मास है तो इसको हम स्मॉल डेल क्यू स्मॉल डेल W, H2 माइनस H1 इज चेंज इन H dH प्लस dKe प्लस dPe। तो ये आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई है किस पे, मास रेट बेसिस पे, पर यूनिट मास बेसिस पे आपकी ये हो जाएगी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही फर्स्ट लॉ है। तो वहां से हमने क्या किया, ओपन सिस्टम के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने निकाली है। तो ये दोनों केसेस आपके इसमें रहेंगे। क्लियर। अब क्या है कि जैसे ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको अप्लाई कर सकते हैं हम डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स पे, डिफरेंट जो भी थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कुछ एक पे। देखिए क्या होगा इक्वेशन आपकी, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर है डी एच प्लस डी के ई प्लस डी पी। सबसे पहले हम ले लेते हैं बॉयलर का केस। अब बॉयलर के केस में क्या होता है, बॉयलर के केस में आपका वाटर आता है, स्टीम बाहर जाती है और हीट ट्रांसफर की जाती है सिस्टम के अंदर। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, मूविंग पार्ट नहीं है तो वर्क डन नहीं है, ये क्वांटिटी हो गई जीरो। तो और काइनेटिक एनर्जी चेंज यहां पर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज सेम हाइट पे है तो वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसको और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो डेल क्यू और हीट ट्रांसफर जो है वो एंटरिंग इनटू द सिस्टम है, तो इसीलिए इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो इट विल बी इक्वल टू डीएच, यानी जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी वो क्या करेगी, आपकी स्टीम की एंथैल्पी को बढ़ाएगी बॉयलर के केस में। तो दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर बॉयलर। बॉयलर के बाद बात करते हैं कंडेंसर की। अगर कंडेंसर में बात करें तो क्या होगा, यहां पर वर्क डन फिर से जीरो होगा। बॉयलर का उल्टा है होता है कंडेंसर, आपका क्या करता है वो
स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, वाटर में कन्वर्ट करेगा, तो उस केस में डी के ई डी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो, वर्क डन भी जीरो रहेगा। लेकिन जो ये हीट है वो रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है, तो इसीलिए डेल क्यू माइनस डी एच हो जाएगा। तो इस केस में डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी एच। यानी कि जो भी हीट फ्लूइड से निकलेगी, सिस्टम से निकलेगी, वो क्या करेगी, उसकी एंथैल्पी को घटाएगी। इसके बाद बात करते हैं स्टीम टरबाइन की। स्टीम टरबाइन के केस में क्या होता है, स्टीम टरबाइन के केस में स्टीम एंटर करती है हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और ब्लेड से स्ट्राइक करती है। ब्लेड से स्ट्राइक करने के बाद ब्लेड्स को रोटेट करती है, जिसके कारण हमें यहाँ पर वर्क मिलता है। ठीक है, मास एंटर करता है, मास यहाँ पर लीव करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम बाहर निकलती है। तो इस केस में नॉर्मली क्या रखा जाता है, जो आपकी केसिंग है इसको एडियाबैटिक रखा जाता है, ताकि हीट ट्रांसफर जीरो हो, ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो एंथैल्पी है उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो ये लॉसेज को अवॉइड करने के लिए जो टरबाइन की केसिंग है इसको हम एडियाबैटिक एज्यूम करते हैं। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टरबाइन में जो होता है वर्क आउटपुट होता है तो ये प्लस ही रहेगा, डीएच ये रहेगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज स्टीम टरबाइन में अगर न्यूमेरिकल में दिया गया है तो आप कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये क्या करते हैं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज होता है एज कंपेयर टू चेंज इन एंथैल्पी। तो इसलिए इस दोनों के केस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे तो भी आंसर पे आपका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो तब आप जरूर करेंगे, अदरवाइज आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो गया है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो गया है माइनस डी एच, यानी कि क्या होगा, एंथैल्पी डिक्रीज होगी और एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा टरबाइन के केस में। अब बात करते हैं पंप या कंप्रेसर की। पंप या कंप्रेसर की अगर बात करें तो ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इसीलिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव नेगेटिव हो गया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू डी एच, डबल नेगेटिव होगा, क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है और वर्क डन के लिए एक नेगेटिव और यहाँ पर लगेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डी एच, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इससे सिस्टम की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पंप और कंप्रेसर के केस में। इसके बाद बात करते हैं नोजल के लिए। तो नोजल के लिए क्या हो जाएगा, नोजल के केस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एडियाबैटिक हम अज्यूम करते हैं। वर्क डन, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये भी जीरो रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हमारा फिर से नेग्लेक्टेड रहेगा, क्योंकि लगभग सेम लेवल पे है। हाँ, जो वेलोसिटी में चेंज है वो बहुत ज्यादा होता है नोजल के केस में, तो इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, डी एच प्लस डी के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डी के ई बराबर हो जाएगा माइनस डी एच। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी। तो नोजल में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नोजल क्या काम आती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एंथैल्पी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी को ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजर की। तो डिफ्यूजर क्या होता है, नोजल का उल्टा होता है। उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसीलिए वहां पर क्या लिख सकते हैं हम, डी एच बराबर माइनस डी के ई। काइनेटिक एनर्जी घटेगी और एंथैल्पी क्या उस केस में बढ़ेगी। जब भी किसी तेज रफ्तार चीज, गाड़ी को या किसी भी चीज को आप स्टॉप पे लेके आओगे, रोकोगे, तो आपका क्या होगा, उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजर है। इसके अलावा एक प्रोसेस और है जिसमें आपका क्या होता है, जैसे ये एक प्लेट है इसके बीच में, ठीक है, ये प्लेट है और यहाँ पे एक हल्का सा क्या है, पॉइंट है, छिद्र है।
ठीक है, जिसमें से क्या हो सकता है, आपकी एयर या कुछ भी पास हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, यहां पर आपका जो गैस है वो बाहर जाके एक्सपेंड होती है, बाहर जाके क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल अपर्चर के थ्रू जो एक्सपेंशन होता है इसको आप क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग। स्मॉल अपर्चर के थ्रू एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस केस में नॉर्मली क्या होता है, या तो ये कह सकते हैं बहुत फास्ट प्रोसेस है तो डेल क्यू 0 रहेगा, या फिर बाहर भी आपका क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ है, वर्क डन कोई मूविंग पार्ट नहीं है, वो भी 0 रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी चेंज विल बी नेग्लिजिबल। तो DH बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और H बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी रहती है वो रहती है कांस्टेंट रहती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्रोटलिंग से आता है, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा जाता है अगर बात करें थ्रोटलिंग की। तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है डिफरेंट केसेस के लिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपके पास जैसे इक्विपमेंट है कोई भी, जैसे टरबाइन है या कुछ भी टरबाइन है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं। वर्क डन जो रहेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VdP, W1 से 2। ध्यान रखिएगा आगे माइनस लगाना जरूरी है। दिस इज द वर्क डन इन दिस केस। किसमें, अगर आपसे पूछा जाए ओपन सिस्टम के केस में वर्क डन कितना होगा या स्टेडी फ्लो के केस में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या होगा, W12 इज VdP वर्क इसको बोलेंगे। और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए बात करते हैं। आइसोबारिक के केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, अब 0, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक में V इंटू P2 माइनस P1 के आगे माइनस B लगेगा, तो माइनस हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, V इंटू P1 माइनस P2। यहां पर इंपॉर्टेंट आता है आइसोथर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो सेम वही होगा जो क्लोज सिस्टम के केस में हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि जो PdV वर्क था वही सेम इस केस में भी रहेगा, आइसोथर्मल में भी रहेगा। अगर बात करें एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक के केस में क्या रहेगा, वर्क डन N से मल्टीप्लाई गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। जो पहले वाला वर्क डन है उसमें गामा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहीं पर पॉलीट्रोपिक में अगर बात करें, पॉलीट्रोपिक के केस में गामा की जगह N हो जाएगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो ये हमारे पांचों प्रोसेस के लिए वर्क डन रहेगा। और ये सबसे जरूरी है इसमें आइसोथर्मल वाला कि ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों केसेस में जो वर्क डन होता है इस प्रोसेस के दौरान वो क्या रहता है, आपका हमेशा सेम रहता है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम के लिए जो फर्स्ट लॉ है वो यहीं पर खत्म होता है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।